बचपन में हमें लगता था कि अंधेरे कमरे में पलंग के नीचे कोई राक्षस, कोई मॉन्स्टर छिपा है। हम बड़े तो हो गए, लेकिन हमारा वो डर कभी नहीं गया। आज भी हम भूतों, एलियंस, यूएफओस और जादुई चमत्कार करने वाले बाबाओं से डरते हैं या उन पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। आज हम इंटरनेट, स्मार्टफोन और स्पेसशिप्स के आधुनिक जमाने में जी रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी विज्ञान पर टिकी है, लेकिन एक बहुत ही कड़वा और खतरनाक सच यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह जानते ही नहीं कि विज्ञान यानी साइंस काम कैसे करता है। अज्ञानता यानी इग्नोरेंस और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का यह कॉकटेल हमारे लिए एक टाइम बम की तरह है। अगर हम सवाल पूछना छोड़ देंगे तो कोई भी चालाक नेता, विज्ञापन बनाने वाला या झूठा बाबा हमें आसानी से बेवकूफ बना लेगा। बड़े वैज्ञानिक कार्ल सेगन की मास्टरपीस किताब द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड इसी अज्ञानता, इसी इग्नोरेंस के अंधेरे में एक मोमबत्ती की तरह है। तो आइए इस किताब को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विथ रोहित। नाइनटीन 1939 का साल था। बचपन की कुछ छोटी छोटी घटनाओं ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया और मुझे सिखाया कि दुनिया को देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए। एक दिन मैं खिड़की से दूर समंदर को देख रहा था। मुझे लगा कि मैंने क्षितिज पर लोगों को तलवारों से लड़ते हुए देखा है। मेरी माँ ने कहा, तुम उन्हें नहीं देख सकते, वो बहुत दूर हैं। शायद वो मेरी कल्पना थी। उस दिन मैंने सोचा, हम कैसे तय करें कि क्या सच है और क्या सिर्फ हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि नंबर कभी खत्म नहीं होते। आप हमेशा किसी भी नंबर में एक जोड़ सकते हैं। मैं 1 से 1000 तक गिनने की जिद करने लगा। इन्फिनिटी और बड़े नंबर्स के इस जादू ने मेरे अंदर हमेशा के लिए एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी जगा दी। 1939 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में मैंने देखा कि साइंस फ्यूचर को कैसे बदल सकती है। वहां मैंने मशीनों के जरिए आवाज को देखा और लाइट को सुना। दुनिया चमत्कारों से भरी थी, जिसका मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। मेरे माता पिता साइंटिस्ट नहीं थे, उन्हें साइंस के बारे में कुछ खास नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मुझे अनजाने में ही साइंस के 2 सबसे जरूरी तरीके सिखा दिए। पहला, वंडर, आश्चर्य, दुनिया के रहस्यों को जानने की भूख, और दूसरा स्केप्टिसिज्म यानी संदेह, हर बात को बिना सबूत सच न मानना। यह दोनों चीजें मिलकर साइंटिफिक मेथड की नींव बनाती हैं। स्कूल में मुझे साइंस बोरिंग लगी। वहां सिर्फ चीजों को रटना पड़ता था, कोई मजा नहीं था, कोई सवाल पूछने की आजादी नहीं थी, बस सही जवाब लाना होता था, भले ही आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। लेकिन कॉलेज में मेरी दुनिया बदल गई। वहां मैंने असली साइंस सीखी। मैंने बड़े प्रोफेसरों से बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन सीखा। इसका मतलब है किसी भी नए आइडिया या प्रॉब्लम को जल्दी से थोड़ा मैथ और बेसिक फिजिक्स लगाकर टेस्ट करना। अगर आपका जवाब लॉजिक से मेल नहीं खाता तो वो आइडिया बकवास है। यह तरीका झूठ और सूडो साइंस, इनको सच से अलग करने में एक तेज चाकू की तरह काम करता है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े प्रोफेसरों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सच तो ये है कि मैंने जिंदगी और साइंस के सबसे जरूरी सबक अपने माता पिता से सीखे, जिन्हें साइंस के बारे में कुछ नहीं पता था। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि हमारी सारी साइंस असलियत के सामने बहुत छोटी और बचकानी है, फिर भी यह हमारे पास मौजूद सबसे कीमती चीज है।
एक बार मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। एयरपोर्ट पर जो ड्राइवर मुझे लेने आया वह बहुत एक्साइटेड था। रास्ते भर उसने मुझसे एलियंस, एटलांटिस, क्रिस्टल की ताकतों और आत्माओं से बात करने के बारे में ढेरों सवाल पूछे। हर बार मुझे उसे निराश करना पड़ा। इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। देखिए, इनकी सच्चाई बहुत साधारण है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वो उदास होता गया। मुझे लगा जैसे मैंने उसकी जादुई दुनिया छीन ली हो। लेकिन सच तो ये था कि उसे असली साइंस का कोई आइडिया ही नहीं था। वह एटलांटिस की झूठी कहानियों के बारे में जानता था, लेकिन उसे धरती की प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई अंदाजा नहीं था। वह एलियंस की मनगढ़ंत बातें जानता था, लेकिन उसे हमारे डीएनए या तारों के बीच मौजूद जीवन के पार्टिकल के बारे में कुछ नहीं पता था। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो साइंस के दीवाने हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती। लगभग 95% लोग साइंस को लेकर अनपढ़ हैं, साइंटिफिकली इलिटरेट हैं। यह सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है। आज हमारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत के छेद और न्यूक्लियर पावर जैसे खतरों से जूझ रही है। हमारी नौकरियां और इकोनॉमी टेक्नोलॉजी पर टिकी है। अगर आम लोगों को साइंस समझ नहीं आएगी तो वे अपने नेताओं से सही सवाल कैसे पूछेंगे? अगर हम साइंस को नहीं समझेंगे तो हम अपने फ्यूचर के फैसले उन नेताओं के भरोसे छोड़ देंगे जिन्हें खुद साइंस का कोई अंदाजा नहीं है। हजारों साल पहले ग्रीक विद्वान हिप्पोक्रेटस ने कहा था कि बीमारियां भगवान का श्राप नहीं है। उन्होंने अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन को छोड़कर लॉजिक का रास्ता चुना। डार्क एजेस के दौरान जब यूरोप ने साइंस छोड़ दी तो लोग बीमारियों के लिए ताबीज, प्रार्थना और झाड़ फूंक का सहारा लेने लगे। 17वीं सदी की ब्रिटेन की महारानी के पास दुनिया का सबसे अच्छा इलाज था। फिर भी उनके 18 में से 17 बच्चे बचपन में ही मर गए। पहले के समय में इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20-30 साल थी। आज यह 80 साल तक पहुंच गई है। यह कैसे हुआ? एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और जर्म थ्योरी ने इंसानियत को जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया और इतिहास के सभी युद्धों में मारे गए लोगों से कहीं ज्यादा जानें बचाई हैं। मैं जानता हूं कि साइंस हमेशा अच्छी नहीं होती। लोग इससे डरते हैं और उनका डरना लाजमी है। साइंटिस्ट ने ही न्यूक्लियर बम, जहरीली गैसें और ऐसा पोल्यूशन पैदा किया है जो धरती का मौसम बिगाड़ सकता है। आधी दुनिया के साइंटिस्ट आज भी सेनाओं और हथियारों के लिए काम कर रहे हैं। इसी वजह से फिल्मों और टीवी में मैड साइंटिस्ट की कहानियां मशहूर हैं। लेकिन क्या हम साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो अरबों लोग भूखमरी और बीमारियों से मारे जाएंगे। हम पीछे नहीं लौट सकते। विज्ञान एक बेहद ताकतवर दोधारी यानी डबल एजेड तलवार है। इतनी बड़ी ताकत मिलने का मतलब है कि हमें अब पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार, सावधान होना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अज्ञानता यानी इग्नोरेंस में ही सुख है। वे सोचते हैं कि अगर कोई झूठ हमें खुशी देता है तो उसे सच मान लेने में क्या बुराई है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम झूठे और आरामदायक भ्रम में जिएंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे सेफ रहेगा? साइंस ने हमारे पुराने घमंड तोड़े हैं। उसने हमें बताया कि यह ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स हमारे लिए नहीं बना है। लेकिन इसके बदले में साइंस ने हमें जो सच दिया वह किसी भी जादू से ज्यादा खूबसूरत है।
हमारा यूनिवर्स 6000 साल नहीं बल्कि अरबों साल पुराना है। हम मिट्टी या जादू से नहीं बल्कि उन्हीं एटम से बने हैं जिनसे तारे बनते हैं। हम पृथ्वी पर मौजूद बाकी सभी जीवों से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें कि ये सूडो साइंस इतना मशहूर क्यों है, अगर बरमूडा ट्रायंगल में सच में यूएफए छिपे हों या हम सिर्फ सोचकर चीजें हवा में उड़ा सकें तो दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। यही सूडो साइंस है। यह साइंस की नकल करता है लेकिन इसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते। इसमें असली साइंस की तरह कोई मुश्किल रिसर्च या मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह हमें एहसास दिलाता है कि हमारे पास कोई सुपर पावर है। यह बीमारियों का जादुई इलाज और मौत के बाद भी जिंदा रहने की झूठी तसल्ली देता है। इसके सेंटर में यह आइडिया है कि अगर हम किसी चीज की बहुत शिद्दत से इच्छा करें, डिजायर करें, तो वह सच हो जाएगी। लोग जानबूझकर सूडो साइंस नहीं अपनाते। जब जीवन में निराशा और डर बढ़ती है तो वे अंधविश्वास के आसान रास्तों की तरफ भागते हैं। यह अंधविश्वास, यह सुपरस्टिशन सिर्फ किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरी दुनिया में फैल रहा है। जापान में हजारों जादुई बाबा और फॉर्च्यून टेलर्स हैं, भविष्य बताने वाले लोग जो लोगों को हवा में उड़ने और चमत्कार के सपने बेचते हैं। रूस में कम्युनिज्म खत्म होने के बाद भी वहां टीवी पर देखकर लोगों का इलाज करने वाले जादुई बाबाओं की बाढ़ आ गई है। चीन में लोग पानी को पेट्रोल बनाने और जादुई एनर्जी फील्ड के दावों पर आंख बंद करके यकीन कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और पढ़े लिखे लोग अपने फैसले एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष और तांत्रिकों के भरोसे ले रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में साइंस की पढ़ाई कमजोर पड़ती है और गरीबी या डर बढ़ता है, तब सूडो साइंस तेजी से समाज पर कब्जा कर लेता है। विज्ञान और धर्म के बीच हमेशा से बहस रही है। कई बार सूडो साइंस और कट्टर धर्म के बीच का फर्क समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कई सच्चे धार्मिक लोग और संस्थाएं भी इस तरह के सस्ते अंधविश्वास, सस्ते सुपरस्टिशन और जादुई बाबाओं से परेशान हैं। वे भी चाहते हैं कि समाज में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच विकसित हो। अगर हम सचमुच चाहें तो सच्चा धर्म और असली विज्ञान मिलकर इन झूठे और खतरनाक सूडो साइंस के खिलाफ एक बहुत ताकतवर टीम बना सकते हैं। साइंस कोई जादुई किताब नहीं है जिसमें सब कुछ सही लिखा हो। साइंस अपनी गलतियों से सीखता है और एक एक करके उन्हें सुधारता है। हर नए आइडिया को टेस्ट किया जाता है। दूसरी तरफ सूडो साइंस इसके बिल्कुल उल्टा है। ये लोग ऐसे दावे करते हैं जिन्हें कभी टेस्ट ही नहीं किया जा सके। ये सवालों और आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से डरते हैं। जब साइंटिस्ट इनकी बातों को खारिज कर देते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। हम इंसान बहुत कमाल के हैं, लेकिन हमारा दिमाग और हमारी आंखें अक्सर धोखा खा जाती हैं। हम कभी कभी वो भी देख लेते हैं जो असल में होता ही नहीं। साइंस जानता है कि इंसान गलतियां कर सकते हैं, इसलिए वह इंसानी कमजोरियों पर नजर रखता है और हर चीज की कड़ी जांच करता है।
आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी पर टिकी है। हमारी दवाइयाँ, खेती, ट्रांसपोर्ट और यहाँ तक कि हमारा एंटरटेनमेंट भी। लेकिन मुश्किल यह है कि बहुत कम लोग सच में समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। इग्नोरेंस और इतनी बड़ी ताकत का यह कॉकटेल फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पुराने जमाने में लोग तूफान या बीमारियों को चुड़ैलों का जादू मानते थे और बेगुनाह औरतों को जिंदा जला देते थे। साइंस अंधेरे में एक मोमबत्ती की तरह है। इसने हमें समझाया कि बीमारियां कीटाणुओं से होती हैं, माइक्रोब से, जादू टोने से नहीं। लेकिन जब भी समाज में डर, गरीबी या अज्ञानता बढ़ती है, इग्नोरेंस बढ़ती है, तो हमारे अंदर छिपे ये पुराने अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशन दोबारा लौट आते हैं। साइंस के सफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें गलतियों को सुधारने का सिस्टम पहले से फिट होता है। साइंस में कोई भी जानकारी 100% पक्की होने का घमंड नहीं करती। हर डेटा के साथ एक एरर बार होता है जो यह बताता है कि हमारी जानकारी में कितनी अनसर्टेनिटी, कितनी अनिश्चितता है। हम हमेशा गलतियों से घिरे रहेंगे। हर नई पीढ़ी का बस यही काम है कि वो इस अनसर्टेनिटी, इस अनिश्चितता को थोड़ा कम करे और हमारी समझ को बेहतर बनाए। साइंस का सबसे बड़ा नियम है, किसी की बात सिर्फ इसलिए सच मत मानिए क्योंकि वह कोई बड़ा इंसान या नेता है। हर किसी को सबूत देना ही होगा। कुछ लोग मानते हैं कि साइंस नीरस है और यह हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी आध्यात्मिकता खत्म कर देता है। यह बिल्कुल सच नहीं है। जब हम यूनिवर्स की इस विशालता को महसूस करते हैं, जब हम समझते हैं कि जीवन कितनी बारीकी और खूबसूरती से बुना गया है, तो हमारे अंदर जो आश्चर्य, जो वंडर और विनम्रता पैदा होती है, वही तो असली स्पिरिचुअलिटी है, असली आध्यात्मिकता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि गहरे दोस्त हैं। साइंस शायद मुश्किल लगे, शायद यह हमारे पुराने और प्यारे इल्यूजन्स को, भ्रमों को तोड़ दे, लेकिन साइंस के बारे में एक बात पक्की है कि यह सच में काम करता है। जरा सोचिए, अगर आपको जानना है कि अगला सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स कब होगा, तो कोई जादूगर नहीं बता पाएगा, लेकिन एक साइंटिस्ट आपको 1000 साल बाद का भी बिल्कुल सटीक समय बता सकता है। अगर आपके बच्चे को पोलियो है तो आप दुआ कर सकते हैं या आप उसे वैक्सीन दे सकते हैं। अगर आप होने वाले बच्चे का जेंडर जानना चाहते हैं तो बाबाओं के टोटके 50% बार ही सही होंगे, जो वैसे भी तुक्का है, लेकिन सोनोग्राम 99% सटीक होगा। धर्म और बाबा हमेशा से प्रोफेसीज करते आए हैं, भविष्यवाणियां करते आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी साइंस की तरह सटीक और भरोसेमंद साबित नहीं हुआ। मैं साइंस की पूजा नहीं करता। मैं इसे इसलिए चुनता हूं क्योंकि जब हम दुनिया की बाकी सभी चीजों और दावों से इसकी तुलना करते हैं तो सिर्फ साइंस ही है जो सच में काम करता है। बाहर से देखने पर साइंस शायद थोड़ा अस्त व्यस्त लगे, लेकिन अगर आप साइंस की दुनिया के अंदर झांकेंगे तो आपको एक बहुत ही अनोखी चीज दिखेगी। क्रिटिसिज्म का स्वागत करना,
आलोचना का स्वागत करना। जब कोई स्टूडेंट अपनी पीएचडी पूरी करता है तो उसे ऐसे प्रोफेसर्स के सामने खड़ा किया जाता है जो उस पर सवालों की झड़ी लगा देते हैं। स्टूडेंट को पता होता है कि उसे खुद से पूछना होगा कि मेरी रिसर्च में ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसे कोई और पकड़ सकता है। जब कोई साइंटिस्ट अपना रिसर्च पेपर छापने के लिए भेजता है तो अनजान एक्सपर्ट्स उस पेपर में गलतियां ढूंढते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि साइंस बहुत घमंडी है क्योंकि यह हमारी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है, लेकिन असल में साइंस बहुत विनम्र है, बहुत हम्बल है। हम मानते हैं कि इंसान गलतियां कर सकता है, इसलिए हम सबूत मांगते हैं। हम अपने सबसे महान साइंटिस्ट पर भी शक करते हैं। न्यूटन के नियम इतने सटीक हैं कि हम आज भी उनका इस्तेमाल अंतरिक्ष यानों को दूसरे ग्रहों तक भेजने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट्स ने न्यूटन के नियमों में कमियां ढूंढना बंद नहीं किया। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साबित किया कि जब चीजें बहुत तेज चलती हैं, लाइट की स्पीड के करीब, या ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, तो न्यूटन के नियम काम नहीं करते। वहां आइंस्टीन की थियरी काम आती है। एक बार किसी ने एक फिजिसिस्ट से पूछा कि असली साइंस और ख्याली बातों यानी सूडो साइंस या मेटाफिजिक्स में क्या फर्क है। फिजिसिस्ट ने जवाब दिया कि एक साइंटिस्ट को कोई आइडिया आता है, वो लैब में जाता है, कई दिनों तक मेहनत करता है और कड़े एक्सपेरिमेंट करता है। अगर एक्सपेरिमेंट बताता है कि आइडिया गलत है तो साइंटिस्ट उसे कूड़े में डाल देता है और आगे बढ़ जाता है। फर्क यह नहीं है कि साइंटिस्ट ज्यादा होशियार है, असली फर्क यह है कि ख्याली बातें करने वालों के पास अपने दावों को टेस्ट करने के लिए कोई लैब नहीं होती। साइंस को आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है क्योंकि साइंस सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की जागीर नहीं होना चाहिए। हर आम इंसान को इसे समझना चाहिए। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, गरीबी से आजादी। साइंस और टेक्नोलॉजी ही किसी भी देश को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। अगर कोई देश साइंस छोड़ देगा तो वो वापस पिछड़ेपन में चला जाएगा। दूसरा, खतरों की घंटी। साइंस हमें बताता है कि हमारी धरती को ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन से क्या खतरा है, ताकि हम समय रहते उसे बचा सकें। तीसरा, हम कौन हैं। साइंस हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसमें हमारी क्या जगह है। यह किसी भी जादू से ज्यादा रोमांचक है। और चौथा, डेमोक्रेसी। साइंस हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। यह हमें झूठे नेताओं और सूडो साइंस बेचने वाले बाबाओं को पहचानने की ताकत देता है। अगर हम अपने समाज में साइंस और सवाल पूछने की आदत नहीं डालेंगे तो हम मूर्खों का देश बन जाएंगे, जहां कोई भी हमें आसानी से बेवकूफ बना सकेगा। साइंस के हर फील्ड के साथ कोई न कोई सूडो साइंस जुड़ा हुआ है। जियोफिजिसिस्ट यानी अर्थ साइंस वालों को उन लोगों से लड़ना पड़ता है जो मानते हैं कि धरती चपटी है, फ्लैट अर्थ थियरी से। केमिस्ट्स के लिए कीमिया यानी एल्केमी यानी लोहे को सोना बनाने का जादुई तरीका आज भी एक सिरदर्द है। एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा सूडो साइंस एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष है। मैं प्लैनेट्स और एलियंस के बारे में रिसर्च करता हूँ, इसलिए मुझे अक्सर ऐसे दावों का सामना करना पड़ता है जो कहते हैं कि मंगल ग्रह पर, मार्स पर विशाल इंसानी चेहरे बने हैं। ये एलियंस हमारी धरती पर आते रहते हैं।
ये दावे हॉलीवुड की फिल्मों की तरह रोमांचक लगते हैं, लेकिन क्या ये सच है? पुराने जमाने में जब टेलीस्कोप नहीं होते थे, लोग चांद को देखकर उसमें अलग अलग शेप्स, अलग अलग आकृतियां ढूंढते थे। किसी को चांद में सूत काटती औरत दिखती, किसी को खरगोश, तो किसी को एक उदास इंसानी चेहरा। लेकिन आज हम जानते हैं कि चांद पर कोई चेहरा नहीं है। वो काले धब्बे असल में प्राचीन काल में एस्ट्रॉयड्स की टक्कर से बने गड्ढे हैं, जिनमें अरबों साल पहले लावा भर गया था। तो फिर हमें वहां चेहरा क्यों दिखता है? इंसान सामाजिक प्राणी है। बच्चे जैसे ही आंखें खोलते हैं, वे अपने माता पिता के चेहरे पहचानने लगते हैं। हमारे दिमाग में चेहरे को पहचानने का एक इनबिल्ट, एक हार्डवायर्ड सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर इतना तेज है कि कई बार हमें वहां भी चेहरे या आकृतियां दिखने लगती हैं जहां वो असल में नहीं होती, जैसे बादलों में, चट्टानों में या पेड़ की छाल में। अगर 1 लाख बैगन पैदा होते हैं तो किसी एक बैगन का आकार किसी नेता या भगवान के चेहरे जैसा हो जाना चमत्कार नहीं, सिर्फ एक इत्तेफाक, एक कोइंसिडेंस है। 1877 में दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स ने टेलीस्कोप से मार्स यानी मंगल ग्रह को देखा और दावा किया कि वहां सीधी नहरों यानी कनाल्स का जाल बिछा हुआ है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये नहरें किसी बुद्धिमान एलियन सिविलाइजेशन ने बनाई होंगी। इस दावे पर सैकड़ों किताबें और कहानियां लिखी गईं। लेकिन जब हमारा अंतरिक्ष यान मैरिनर 9 मार्स पर पहुंचा और हमने करीब से तस्वीरें ली, तो वहां कोई नहरें नहीं थी। वो सिर्फ एक इल्यूजन था। जब हम टेलीस्कोप से धरती के एटमॉस्फेयर के पार देखते हैं, तो हमारी आंखें और दिमाग मिलकर कुछ ऐसी चीजें बना देते हैं जो असल में होती ही नहीं। जब से हमने अंतरिक्ष में कैमरे भेजे हैं, तब से हर अजीब चीज को एलियन की करतूत मान लिया जाता है। चांद की तस्वीरों में कुछ लोगों ने पुल और क्रॉस देखे। बाद में पता चला कि वो कैमरे का रिफ्लेक्शन या पहाड़ों की परछाई थी। मार्स पर कुछ पहाड़ बिल्कुल मिस्र के पिरामिड जैसे दिखते हैं। क्या मार्स के पिरामिड किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाए हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी धरती पर अंटार्कटिका में भी बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे पिरामिड पाए जाते हैं। इन्हें किसी ने नहीं बनाया। ये हवा के कटाव या विंड इरोजन से बनते हैं। जब तेज हवा एक ही दिशा से लगातार रेत के कण चट्टानों पर मारती है, तो चट्टानें कटकर पिरामिड का आकार ले लेती हैं। मंगल पर भी ऐसी ही तेज आंधियां चलती हैं। मंगल ग्रह यानी मार्स पर सिडोनिया नाम की एक जगह है, जहां 1 किलोमीटर लंबी पहाड़ी बिल्कुल किसी इंसानी चेहरे जैसी दिखती है। अखबारों और मैगजीन ने इस पर बड़ी बड़ी मनगढ़ंत खबरें छापनी शुरू कर दी। मंगल पर 50,000 साल पुरानी एलियन सभ्यता के मंदिर मिले। नासा दुनिया से सच छुपा रहा है, लेकिन अगर हम बिना जज्बाती हुए लॉजिक से सोचें, तो सच्चाई बहुत साधारण है। मंगल ग्रह हमारी धरती जितना बड़ा है। क्या यह हैरानी की बात है कि करोड़ों पहाड़ियों में से एक पहाड़ी इत्तेफाक से किसी चेहरे जैसी दिखे? जब हमने उस चेहरे की तस्वीर को कंप्यूटर पर और साफ किया, तो पता चला कि वह कोई चेहरा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आम चट्टान, एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। परछाई यानी शैडोज ने हमारी आंखों को धोखा दिया था। आजकल की मैगजीन और न्यूज़ चैनल अक्सर बेतुकी खबरें दिखाते हैं।
चांद पर एलियन का शहर मिला, दुनिया कल खत्म होने वाली है, या ब्लैक होल से भगवान की आवाज आई। लोग अपनी आम और थका देने वाली जिंदगी से ऊब चुके हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में कोई जादू हो। हम अंदर से डरे हुए हैं। हमें लगता है कि कोई ऊपर वाला, शायद बहुत स्मार्ट एलियंस, चुपचाप हमारी देखभाल कर रहा है। लोग अपने सुपरस्टिशन, अपने अंधविश्वास पर साइंस की मुहर लगाना चाहते हैं ताकि उनकी झूठी तसल्ली पक्की हो जाए, लेकिन वे साइंस के कड़े सबूत देने वाली मेहनत से भागते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग एक जैसी खौफनाक कहानी सुनाते हैं। रात को मेरी आंख खुली, मेरा शरीर सुन्न था। कमरे में छोटे बड़े सिर वाले ग्रे एलियंस खड़े थे। वो मुझे अपने स्पेसशिप यानी यूएफओ में ले गए और मेरे शरीर पर अजीब मेडिकल और सेक्सुअल टेस्ट किए। कई पोल्स ने दावा किया कि अमेरिका में लाखों लोगों को एलियंस ने किडनैप किया है, लेकिन जरा रुकिए और लॉजिक लगाइए। अगर करोड़ों किडनैपिंग हुई है तो पड़ोसियों या सरकारों को भनक क्यों नहीं लगी? अगर ये एलियंस इतने एडवांस हैं कि करोड़ों किलोमीटर दूर तारों से आ सकते हैं और दीवारों के आर पार जा सकते हैं, तो उनकी बायोलॉजी इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? वो इंसानों के साथ शारीरिक टेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें इंसान बनाते हैं तो वो बस हमारा एक सेल चुराकर हमारी लैब क्लोनिंग कर सकते हैं, जो काम हम इंसान भी आजकल कर लेते हैं। मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स नाम की एक किताब पढ़ी, जो 1841 में लिखी गई थी। इस किताब ने मुझे सिखाया कि सदियों से इंसान कितनी आसानी से बेवकूफ बनता आया है। पहले लोग सोचते थे कि मैग्नेट शरीर से बीमारियां खींच लेता है। फ्रांज मेस्मर नाम का एक डॉक्टर बहुत फेमस था। उसने जादूगर की तरह छड़ी घुमाकर और चुंबक से लोगों का इलाज किया। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे साइंटिस्ट ने इसका टेस्ट किया तो पता चला कि अगर मरीज को पता न हो कि चुंबक कहाँ है तो कोई इलाज काम नहीं करता। यह सब मरीज के दिमाग का भ्रम था। मेस्मर के चेलों ने लोगों से कहा कि अपनी साइंस की जानकारी भूल जाइए, बस आंख बंद करके हम पर यकीन करिए। जब मैंने ऐसी कई कहानियां पढ़ी तो मुझे समझ आया कि इंसान अपने लालच, डर और तसल्ली के लिए किसी भी चीज पर यकीन कर सकता है। बचपन में मुझे भी यूएफओस यानी उड़न तश्तरियों की कहानियों पर बहुत यकीन था, लेकिन साइंस ने मुझे सबूत मांगना सिखाया। जब हम यूएफओ की कहानियों की गहराई में जाते हैं तो सच्चाई कुछ और निकलती है। 1947 में केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक पायलट ने आसमान में कुछ चीजें देखी। उसने प्रेस से कहा कि वो चीजें इस तरह उड़ रही थीं जैसे कोई पानी पर तश्तरी फेंकता है। अखबारों ने उसकी बात को गलत छापा और कहा कि वो चीजें तश्तरी के आकार की थीं। बस यहीं से फ्लाइंग सॉसर का झूठ पूरी दुनिया में फैल गया। ज्यादातर लोगों ने कुछ न कुछ देखा था, लेकिन वो एलियंस नहीं थे। वो मौसम के गुब्बारे, उल्का पिंड, सेना के नए जहाज या आसमान में होने वाली आम घटनाएं थीं जिन्हें लोग समझ नहीं पाए। 1970 और 80 के दशक में इंग्लैंड के खेतों में रातों रात गेहूं की फसलों पर अजीब और सुंदर ज्योमेट्रिकल आकार, क्रॉप सर्कल्स बनने लगे। लोग पागल हो गए। कहा गया कि एलियंस का स्पेसशिप उतरने के निशान है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और यूएफओ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंसान रातों रात इतने सुंदर और बड़े डिजाइन नहीं बना सकते, इसमें कोई बड़ी ताकत शामिल है। इन निशानों को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट आने लगे। 1991 में डग और डेव नाम के दो 60 साल के बुजुर्गों ने दुनिया को हिला दिया।
उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों से वे दोनों छुपकर लकड़ी के तख्तों और रस्सियों की मदद से ये डिजाइन बना रहे थे। उन्होंने महज मजे के लिए ऐसा किया था। जब उन्होंने कैमरे के सामने डिजाइन बनाकर दिखाए, तब जाकर लोगों को यकीन हुआ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या आप यूएफओज में यकीन करते हैं? मैं उन्हें कहता हूँ, सवाल यह नहीं है कि मैं क्या यकीन करता हूँ, सवाल यह है कि क्या इसके कोई ठोस सबूत हैं। 1947 से अब तक लाखों लोगों ने आसमान में अजीब चीजें देखने का दावा किया है। इनमें से ज्यादातर चीजें उल्कापिंड, सेना के नए विमान या बादलों के इल्यूजन थे। लेकिन लोग कहते हैं कि सरकार सच छुपा रही है। क्या अमेरिका की सरकार ने सच में कुछ छुपाया था? हाँ, सरकार ने सच छुपाया था, लेकिन वो एलियंस नहीं थे। 1950 के दशक में अमेरिका की सेना रूस की जासूसी करने के लिए बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले बड़े बड़े गुब्बारे छोड़ती थी। इन गुब्बारों में कैमरे और मशीनें लगी होती थी। जब ये गुब्बारे सूरज की रोशनी में चमकते और हवा के साथ तेजी से अपनी दिशा बदलते, तो नीचे से लोगों को लगता था कि वो कोई उड़न तश्तरी, कोई यूएफओ है। सेना कभी नहीं बता सकती थी कि वो जासूसी गुब्बारे हैं, इसलिए उन्होंने लोगों को यूएफओ की कहानियों पर विश्वास करने दिया। 1947 में अमेरिका के रॉसवेल में जो स्पेसशिप और एलियंस की लाशें मिलने की खबर उड़ी थी, वह असल में प्रोजेक्ट मोगुल नाम का एक टॉप सीक्रेट सैनिक गुब्बारा था जो वहां गिर गया था। यह गुब्बारा रूस के परमाणु बमों की आवाज पकड़ने के लिए बनाया गया था। गुब्बारे में लगे रडार को बनाने के लिए न्यूयॉर्क की एक खिलौना कंपनी का सामान इस्तेमाल हुआ था, जिस पर बने निशानों को लोगों ने सालों बाद एलियन की भाषा बता दिया। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसए दुनिया भर के देशों के रेडियो और फोन सुनती है, जासूसी करती है। जब यूएफओ पर रिसर्च करने वाले लोग एनएसए से यूएफओ की फाइलें मांगते हैं, तो एनएसए उन्हें ऐसे कागज देती है जिनमें से 90% जानकारी काले रंग से छिपाई होती है, ब्लैक्ड आउट होती है। सिर्फ एक आध लाइन दिखती है, एक यूएफओ देखा गया ... एनएसए ऐसा इसलिए करती है ताकि दूसरे देशों को यह पता न चले कि अमेरिका उनकी जासूसी कैसे कर रहा है। लेकिन यूएफओ में यकीन करने वाले लोग इसे देखकर सोचते हैं कि जरूर सरकार के पास एलियंस के राज हैं और वो दुनिया से छुपा रहे हैं। अगर आपको जानना है कि यूएफओ की कहानियां बेचने वाले अपने रीडर्स को क्या समझते हैं, तो यूएफओ मैगजीन्स में छपे एडवर्टीजमेंट्स को देखिए। वहां ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जादू से पैसा और सच्चा प्यार पाएं, 5 मिनट में अपनी जादुई शक्तियां जगाएं, लड़कियों को अपनी तरफ कैसे खींचें, अभी खरीदें, सरकार का सबसे बड़ा राज जो हमने खोल दिया है। इन एडवर्टीजमेंट्स को देखकर साफ पता चलता है कि यह मैगजीन छापने वाले जानते हैं कि उनके रीडर्स, उनके पाठक बहुत ही सीधे और अंधविश्वासी हैं। वे किसी भी जादुई या बेतुकी चीज पर यकीन कर लेंगे। विज्ञान के सर्वे बताते हैं कि 10 से 25% आम और स्वस्थ लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हेलुसिनेशन यानी जागते हुए भ्रम का शिकार होते हैं। कई बार लोगों को उन रिश्तेदारों की आवाजें सुनाई देती हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। अकेलेपन, बुखार, नींद की कमी या किसी खास केमिकल की वजह से भी दिमाग ऐसी तस्वीरें बना सकता है जो बिल्कुल असली लगती हैं। इंसान का दिमाग खुद ऐसे एंडोर्फिन्स, ऐसे रसायन बनाता है जो हमें भ्रम दिखा सकता है। पुराने जमाने में लोग इन्हीं मानसिक भ्रमों को भगवान, भूत या चुड़ैलों का दर्शन मान लेते थे। आज के जमाने में लोग इन्हें एलियंस मान लेते हैं।
ज्यादातर एलियन किडनैपिंग की कहानियां तब शुरू होती हैं जब इंसान या तो सो रहा होता है या लंबी ड्राइविंग कर रहा होता है जहां आंख लगने का डर रहता है। साइकोलॉजी में एक बहुत आम बीमारी है जिसे स्लीप पैरालिसिस या नींद का लकवा कहते हैं। इसमें इंसान आधी नींद और आधे जागने की स्थिति में होता है। उसका शरीर पूरी तरह सुन्न या पैरालाइज्ड हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी छाती पर कोई बैठा है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे कमरे में अजीब शेप्स, भूत या एलियंस दिखाई देने लगते हैं। इसमें कई बार सेक्सुअल महसूस होने वाले भ्रम भी शामिल होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें एलियंस ने किडनैप किया था, वे दरअसल इसी स्लीप पैरालिसिस और हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं। जब 19वीं सदी में लोगों ने सुना कि मंगल ग्रह पर नहरें हैं, तो एलियन से मिलने का दावा करने वाले सभी लोग कहने लगे कि हम मंगल ग्रह या मार्स के लोगों से मिले हैं। कुछ लोग तो मार्स की लैंग्वेज बोलने लगे। एक आदमी ने तो यहाँ तक किताब लिख डाली कि एलियंस असल में मंगल ग्रह की बुद्धिमान मधुमक्खियां हैं। लेकिन जब हमारे स्पेसक्राफ्ट मैरिनर और वाइकिंग ने मार्स की तस्वीरें भेजी और बताया कि वहां कोई जीवन नहीं है, तो अचानक लोगों को मार्स के एलियंस दिखना बंद हो गए। फिर जब पता चला कि वीनस या शुक्र ग्रह आग का गोला है, तो लोगों ने वीनस के एलियंस देखने भी बंद कर दिए। पुरानी कहानियों में इनक्यूबस और सक्यूबस नाम के राक्षसों का जिक्र होता था, जो रात को औरतों या मर्दों के सीने पर बैठकर उनका यौन शोषण या सेक्सुअल एब्यूज करते थे। आज की एलियन किडनैपिंग में भी सेक्सुअल टेस्ट्स की कहानियां बहुत आम हैं। 1484 में 1484 में जब अंधविश्वास अपने पीक पर था, तो क्रिश्चियन चर्च के सबसे बड़े नेता पोप इनोसेंट 8 ने ऐलान कर दिया कि दुनिया में कुछ औरतें राक्षसों से संबंध बना रही हैं और जादू टोने से लोगों को मार रही हैं। पोप ने एक भयानक किताब छपवाई जो चुड़ैलों को पहचानने और उन्हें टॉर्चर करने का मैनुअल थी। अगर किसी औरत पर चुड़ैल होने का इल्जाम लग गया तो उसका बचना नामुमकिन था। अगर कोई पति गवाही देता कि मेरी पत्नी रात को मेरे पास सो रही थी, वो चुड़ैलों की मीटिंग में नहीं गई थी, तो पादरी कहते थे शैतान ने तुम्हें धोखा देने के लिए तुम्हारी पत्नी की शक्ल बना ली होगी। गवाहियों की कोई कीमत नहीं थी। यह एक पूरा बिजनेस बन गया था। चुड़ैल को पकड़ने, टॉर्चर करने और जिंदा जलाने का सारा खर्च उसी के परिवार से वसूला जाता था। उसकी जमीन जायदाद चर्च और सरकार आपस में बांट लेते थे। इस भयंकर अंधविश्वास, इस सुपरस्टिशन के नाम पर 15वीं सदी से लेकर कई सौ सालों तक यूरोप में लाखों बेगुनाह औरतों, लड़कियों और यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को सरेआम जिंदा जला दिया गया। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें भी शैतान का साथी बोलकर मार दिया गया। अगर आप आज से कुछ 100 साल पहले पैदा होते और बारिश का मजा लेने के लिए अपने मोजे उतार देते, तो आपको बारिश बुलाने वाले चुड़ैल मानकर सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता। आज के जमाने में चुड़ैलें और जिन बच्चों की कहानियों का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन भूत उतारने का काम आज भी कई धर्मों में होता है। अमेरिका जैसे आधुनिक देश में आज भी आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि शैतान असलियत में होता है। कई धार्मिक गुरु कहते हैं कि शादी से पहले संबंध बनाना, योगा करना, मार्शल आर्ट सीखना और रॉक म्यूजिक सुनना शैतान को बुलाने के तरीके हैं। किताबों के अनुसार राक्षस रातों में इंसानों का सीमन या वीर्य चुराते थे और औरतों के शरीर में डालकर उन्हें प्रेग्नेंट कर देते थे। ये राक्षस आसमान में उड़ सकते थे,
दीवारों के आर पार जा सकते थे और इंसानों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करते थे। अब जरा सोचिए, क्या यह कहानी आज की एलियन किडनैपिंग से बिल्कुल नहीं मिलती? आसमान से आना, दीवारों के पार जाना, सेक्सुअल टेस्ट करना और बच्चे पैदा करना। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कहानी में स्पेसशिप और साइंटिफिक मशीनें आ गई हैं। इंसान की यह पुरानी आदत है कि जो चीज उसे समझ नहीं आती या जो उसे डराती है, उसे वह एक शक्ल दे देता है। प्राचीन यूनान में भगवान जानवरों का रूप लेकर औरतों को प्रेग्नेंट करते थे। अरब में इन्हें जिन्न कहा गया। 1645 में एक टीनेज लड़की ने कहा कि छोटे आदमियों ने उसे हवा में किडनैप किया और उसके साथ सेक्स किया। उसने उन छोटे आदमियों को परियां कहा। अगर वो लड़की आज के ज़माने में होती, जहां टीवी पर हर जगह एलियंस दिखाए जाते हैं, तो वह अपनी परियों को पक्का एलियंस ही बताती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी यादें एकदम सही होती हैं, लेकिन साइकोलॉजी ने साबित किया है कि हमारी यादें, हमारी मेमोरीज बदलती हुई कहानियां हैं। जब डॉक्टर हिप्नोटिज्म के नाम पर लोगों से सवाल पूछते हैं, तो वे अक्सर अनजाने में मरीज के दिमाग में झूठी यादें प्लांट या इम्प्लांट कर देते हैं। अगर आप किसी को बार बार पूछेंगे कि क्या आपको याद है कि एलियंस ने आपको स्पेसशिप में ले जाकर सुई लगाई थी, तो धीरे धीरे उनका दिमाग उस कहानी को सच मान लेगा। कई लोगों की जिंदगी बहुत बोरिंग और साधारण होती है। एलियन किडनैपिंग का शिकार बनना अचानक उन्हें खास बना देता है। उन्हें थेरेपिस्ट और मीडिया का ध्यान मिलता है। उन्हें लगता है कि वे दुनिया के लिए कोई बड़ी खबर या अलौकिक रहस्य लेकर आए हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग चर्चा में आने के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं कि मुझे कोल्ड ड्रिंक की कैन में सुई मिली। जब ऐसे झूठे दावों के लिए कोई सजा नहीं है और बदले में मशहूर होने का मौका मिल रहा है, तो कई लोग अनजाने में या जानबूझकर ऐसी कहानियां बनाने लगते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या असली एलियंस रेडियो पर बात करते हैं? जब साइंटिस्ट स्पेस में रेडियो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ढूंढते हैं, तो उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। 1960 के दशक में कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने स्पेस से एक बहुत ही सटीक और अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ा। उन्होंने सोचा, क्या यह एलियंस का सिग्नल है? लेकिन उन्होंने मीडिया को नहीं बुलाया। उन्होंने और रिसर्च की। बाद में पता चला कि वह कोई एलियन नहीं बल्कि एक पल्सर नाम का तारा था। यह यूनिवर्स का एक अद्भुत सच था, लेकिन एलियन नहीं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कार्ल, क्या तुम्हें लगता है कि एलियंस हैं? मैं कहता हूँ, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि एलियंस का होना तय है, लेकिन हमारे पास अभी तक उनका कोई ठोस सबूत नहीं है। लोग फिर पूछते हैं, अरे छोड़ो सबूत, तुम्हारी गट फीलिंग, तुम्हारी दिल की आवाज क्या कहती है? मैं अपने गट यानी दिल से नहीं, दिमाग से सोचता हूँ। जब बात दुनिया के सबसे बड़े सवालों की हो, तो दिल की आवाज पर यकीन करना आपको धोखे में डाल सकता है। सबूत का इंतजार करना बिल्कुल सही है। अमेरिका में जेड नाइट नाम की एक महिला दावा करती है कि उसके शरीर में रामथा नाम की एक 35,000 साल पुरानी आत्मा आती है। 35,000 ईयर्स ओल्ड। मजेदार बात यह है कि यह 35,000 साल पुरानी आत्मा बिल्कुल आज की अंग्रेजी बोलती है, वो भी इंडियन लहजे में। अगर यह आत्मा सच में 35,000 साल पुरानी है, तो क्या हमें उससे इतिहास के ठोस सवाल नहीं पूछने चाहिए, जैसे 35,000 साल पहले का मौसम कैसा था? आप लोग खाने में क्या खाते थे? शिकार के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल होते थे? उस वक्त बच्चों की उम्र कितनी होती थी? लेकिन जवाब में हमें कोई ऐतिहासिक फैक्ट नहीं मिलता।
आत्मा सिर्फ गोलमोल और बोरिंग ज्ञान की बातें देती है जो कोई भी इंसान बना सकता है। कोई कुछ भी कहे, उसे सच मत मानिए जब तक कि कोई दूसरा आज़ाद इंसान, इंडिपेंडेंट आदमी जो उससे जुड़ा न हो उस फैक्ट को साबित न कर दे। विज्ञान में कोई बॉस या अथॉरिटी नहीं होता। किसी की बात सिर्फ इसलिए सच मत मानिए क्योंकि वो बहुत बड़ा नेता या गुरु है। बड़े बड़े लोगों ने भी भारी गलतियां की हैं। अगर आपको किसी रहस्य को सुलझाना है तो सिर्फ पहली बात पर यकीन मत करिए। सोचिए कि इसे समझाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं और फिर हर तरीके को टेस्ट करिए। सिर्फ इसलिए किसी बात पर अड़े मत रहिए क्योंकि वो आपकी सोची हुई है। अपनी ही बात में गलतियां ढूंढिए वरना कोई और ढूंढ लेगा। अगर किसी चीज को समझाने के लिए दो तरीके हैं और दोनों सही लग रहे हैं तो हमेशा उस तरीके को चुनिए जो सबसे सिंपल है। अगर कोई दावा ऐसा है जिसे किसी भी टेस्ट से गलत साबित ही नहीं किया जा सकता तो उस दावे की कोई कीमत नहीं है। लोग आत्माओं से बात करने वाले या भूत प्रेत जैसे दावों पर इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि यह उन्हें हमेशा जिंदा रहने की तसल्ली देता है। लेकिन अगर आप सच में अनंत काल तक जिंदा रहना चाहते हैं तो एक मशहूर वैज्ञानिक जेबीएस हेल्डन ने इसका एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यह यूनिवर्स इन्फिनिट है तो इसमें मौजूद गैस और पार्टिकल्स इन्फिनिट समय में अरबों खरबों बार जुड़कर बिल्कुल हमारी धरती जैसी दुनिया दोबारा बनाएंगे। इसका मतलब है कि इन्फिनिट समय में आप और आपके माता पिता बिल्कुल ऐसे ही दोबारा पैदा होंगे और वो भी एक दो बार नहीं बल्कि अनंत बार। लेकिन मुश्किल यह है कि आपको अपने पिछले जन्मों की कोई याद नहीं होगी और इसके साथ ही आप उन अनंत दुखों और डरावनी घटनाओं से भी गुजरेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या यह ख्याल धर्मों की अमरता वाली तसल्ली जैसा सुकून देता है? शायद नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान सच में अमरता की खोज करना चाहता है तो उसे आत्माओं के बाबाओं की जगह कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स पढ़ना चाहिए। फिलोसोफर थॉमस हक्सली ने कहा था, मोरालिटी यानी नैतिकता की बुनियाद यह है कि हम उन चीज़ों पर यकीन करने का दिखावा करना छोड़ दें जिनका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अमेरिका का टोबैको उद्योग, तंबाकू उद्योग हर साल अरबों डॉलर कमाता है। 1953 में जब पहली बार यह साबित हुआ कि सिगरेट के धुएं से कैंसर होता है तो तंबाकू कंपनियों ने क्या किया? उन्होंने अपनी सिगरेट सेफ बनाने के बजाय साइंस और रिसर्च को ही गलत साबित करने के लिए करोड़ों रुपए की पब्लिक रिलेशंस मुहिम चला दी। तंबाकू कंपनियों का तर्क था कि हाँ, जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें कैंसर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिगरेट से कैंसर होता है। विज्ञान ने इसे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि कुछ चूहों की पीठ पर सिगरेट का डामर मला गया और कुछ पर नहीं। जिन पर डामर मला गया उन्हें कैंसर हो गया। आज भी समाज में ऐसे दावों की भरमार है जो कभी किसी साइंटिफिक कसौटी पर खरे नहीं उतरे। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, बरमुडा ट्रायंगल, क्रिस्टल और ऑरा, रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म, टेलीपैथी यानी दिमाग पढ़ना, ऐसे दावों की कटी हुई टांग वापस उगाएगी या पानी को अपनी पुरानी बातें याद रहती हैं। पुराने जमाने में कई धर्म इन चीजों का विरोध करते थे क्योंकि उनकी किताबों जैसे बाइबल में जादू टोने को पाप कहा गया था। लेकिन साइंस इन्हें पाप नहीं कहता। साइंस बस इतना पूछता है कि क्या आपके पास इसका कोई ठोस सबूत है। कई पैरासाइकोलॉजिस्ट ने लोगों की टेलीपैथी और जादू को टेस्ट किया। जब भी लैब में सख्ती से जांच की गई, हर जादूगर और दिमाग पढ़ने वाला बुरी तरह फेल हो गया।
टेलीपैथी कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ दो लोगों के बीच का गहरा रिश्ता और समझ है, जिससे वो एक दूसरे की बात पहले से जान लेते हैं। एक बहुत ही मशहूर जादूगर जेम्स रैंडी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे चमत्कारी बाबाओं के झूठ का पर्दाफाश करने में लगा दी। एक बाबा जो मंच पर लोगों के नाम और बीमारियां बताकर भगवान का चमत्कार दिखाता था, वह असल में अपने कान में एक छोटा रेडियो लगाए हुए था, जिससे उसकी पत्नी उसे सारी जानकारी दे रही थी। जो लोग चमत्कार से अपने व्हीलचेयर से उठ खड़े होते थे, वो असल में कभी अपाहिज थे ही नहीं, उन्हें तो शो वालों ने उस कुर्सी पर बिठाया था। टीवी एडवर्टीजमेंट से लेकर नेताओं के वादों और चमत्कारी बाबाओं तक हर जगह झूठ और फरेब फैला हुआ है। जब पूरा समाज क्रिटिकल थिंकिंग करना छोड़ देता है, तो हम उन चालाक लोगों की कठपुतली बन जाते हैं जो हमारे डर, दुख और उम्मीदों का व्यापार करते हैं। विज्ञान समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स या मैथ समझने में सालों की पढ़ाई लग जाती है। दूसरी तरफ बहुत से न्यू एज बाबा या ओझा कहते हैं कि हमारा ज्ञान भी बहुत मुश्किल और जादुई है, इसे समझने के लिए 15 साल हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स और एक बाबा के ज्ञान में क्या फर्क है? फर्क यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है, इट वर्क्स। भले ही आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ ना आए, लेकिन उसी की मदद से आज आपके फोन, लेजर और कंप्यूटर चल रहे हैं। साइंस अपने वादे पूरे करता है। लेकिन बाबा कहता है कि मेरी विद्या भी काम करती है, मैं बीमारियां ठीक कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो चलिए आंकड़े चेक करते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। क्या बाबा के इलाज से कोई सच में ठीक हुआ है, या यह सिर्फ मरीज का अपना विश्वास है? विज्ञान हमेशा खुलेआम टेस्ट करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अंधविश्वास हर सवाल को धर्म का अपमान बताकर टाल देता है। हजारों साल पहले अमेजन के जंगलों में लोगों ने पता लगाया कि एक खास पेड़ की छाल से मलेरिया ठीक हो जाता है। उन्होंने यह कैसे पता लगाया? उन्होंने शायद हर पेड़ की छाल चबाकर देखी होगी, पीकर देखी होगी, कई लोग मरे भी होंगे। पीढ़ियों की मेहनत के बाद उन्होंने यह दवा खोजी। यह ज्ञान बहुत कीमती है और विज्ञान इसका पूरा सम्मान करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जंगल का वह वैद्य दुनिया की हर बीमारी या चांद तारों का रहस्य जानता है। आदिवासियों की जड़ी बूटियों की विद्या, एथनोमेडिसिन सही हो सकती है, लेकिन उनकी एस्ट्रोफिजिक्स, अंतरिक्ष की विद्या सही नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास इसे टेस्ट करने के साधन नहीं थे। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान सिर्फ कुछ लोगों के अपने अपने नजरिए का नतीजा है, सब्जेक्टिव रियलिटी है। वे कहते हैं कि डार्विन ने अपना इवोल्यूशन का प्रिंसिपल सिर्फ अपने सामाजिक रुतबे या अपनी नास्तिकता को सही साबित करने के लिए दिया था, लेकिन यह बात गलत है। डार्विन एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे। उन्होंने नेचर की खोज की और उस वैज्ञानिक खोज ने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि उनके धर्म की कुछ बातें गलत हैं। चाहे किसी साइंटिस्ट का धर्म, उसकी भाषा या उसका राजनीतिक नजरिया कुछ भी हो, उसका विज्ञान तब तक नहीं माना जाता जब तक कि दुनिया के बाकी लोग भी उस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करके सही न पा लें। 2+2 हमेशा 4 ही होगा, चाहे वह किसी हिंदू ने जोड़ा हो या किसी मुस्लिम ने। मुझे एक बार कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष का विरोध करने वाले एक पत्र पर साइन करने को कहा। मैंने मना कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं ज्योतिष को सच मानता हूं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पत्र का टोन बहुत तानाशाही था। उस पत्र में लिखा था, ज्योतिष की शुरुआत अंधविश्वास से हुई थी, इसलिए यह बकवास है। लेकिन ऐसा ही तो केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के साथ भी हुआ था। असली मुद्दा यह नहीं कि ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई, बल्कि यह है कि क्या आज ज्योतिष काम करता है।
आप ज्योतिष को इन तर्कों से आसानी से गलत साबित कर सकते हैं। पहला, ट्विन टेस्ट, आइडेंटिकल ट्विन टेस्ट। एक ही समय, एक ही जगह और एक ही सेकंड पैदा हुए जुड़वा बच्चों की किस्मत और स्वभाव बिल्कुल अलग क्यों होते हैं? दूसरा, नए ग्रह। ज्योतिष सिर्फ उन ग्रहों की बात क्यों करते हैं जो हजारों साल पहले बिना दूरबीन के दिखते थे? वह बाद में खोजे गए यूरेनस, नेपच्यून और हजारों एस्टेरॉयड्स को क्यों नहीं मानते? फिर अलग अलग जन्म कुंडलियां। अगर आप अलग अलग ज्योतिषियों से अपनी जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप बनवाएं तो वे बिल्कुल अलग अलग बातें क्यों बताते हैं? विज्ञान और स्केप्टिसिज्म का काम लोगों को चिढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें बकवास से बचाना है। लेकिन यह काम हमें अहंकार से नहीं, बल्कि तर्क यानी रीजन और सबूत यानी एविडेंस के साथ करना होगा। जब बच्चा छोटा होता है तो वह नेचुरल साइंटिस्ट होता है। वह पूछता है, चांद गोल क्यों है, घास हरी क्यों है, सपना क्या होता है? लेकिन बड़े होते होते माता पिता या टीचर उनकी इस क्यूरियोसिटी, उनकी इस जिज्ञासा को दबा देते हैं। क्या बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ रहे हो, चुप रहो। कुछ साल ऐसी झिड़क खाने के बाद बच्चा सवाल पूछना बंद कर देता है। हम अपनी ही अगली पीढ़ी की जिज्ञासा को मार देते हैं। किसी भी सवाल को बेवकूफ़ी भरा नहीं मानना चाहिए। हर सवाल दुनिया को समझने की एक कोशिश है। आजकल की शिक्षा, एजुकेशन का हाल चिंताजनक है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी आधे से ज्यादा लोग यह नहीं जानते कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। आधे से ज्यादा लोग यह नहीं जानते कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया मारती हैं, वायरस नहीं। 60% से ज्यादा लोग यह नहीं जानते कि डायनासोर इंसान से पहले मर चुके थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उन्हें फैक्ट्स रटाते हैं, यह नहीं सिखाते कि हम कैसे जानते हैं कि ये फैक्ट्स सच हैं। असली विज्ञान रटने में नहीं, बल्कि यह पता लगाने में है कि कोई चीज कैसे साबित हुई। विज्ञान का असली फायदा तब होगा जब वह आम जनता तक पहुंचेगा। अखबारों, टीवी और इंटरनेट के जरिए हमें विज्ञान को ऐसे पेश करना होगा कि लोग न सिर्फ उसे समझें, बल्कि उसे पसंद करें। अगर हम अपने बच्चों को विज्ञान की शक्ति नहीं समझाएंगे तो हम उनके फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। विज्ञान यानी साइंस किसी भी समाज के जीवित रहने, उसके सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी औजार है। बच्चों के लिए कोई भी सवाल बेवकूफ़ी भरा या डम्ब क्वेश्चन नहीं होता। अगर हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो हमें उन्हें लाइब्रेरी या इंटरनेट पर साथ लेकर जाना चाहिए, या कम से कम यह कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता। शायद जब तुम बड़े होगे तो तुम पहले इंसान होगे जो इसका जवाब खोजेगा। विज्ञान एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती, और हमारे बच्चे इस यात्रा के सबसे बड़े यात्री हैं। आज़ादी का मतलब है अपने नेताओं पर सवाल उठाना। संविधान सिर्फ एक कागज नहीं है, यह हमारी आज़ादी की ढाल है। इसे समय समय पर साफ करना पड़ता है। हमें अपने बच्चों को यह कसम खिलानी चाहिए कि मैं अपने नेताओं से हर चीज पर सवाल पूछूंगा। विज्ञान और लोकतंत्र के बीच रिश्ता यह है कि दोनों ही सबूत, खुली बहस और गलतियों को सुधारने पर टिके हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अंधविश्वास और डर, डिमन हॉन्टेड वर्ल्ड से भरी है। इस अंधेरे में विज्ञान और पढ़ने सोचने की आज़ादी ही हमारी एकमात्र मशाल है। अगर हम इसे बुझने देंगे तो हम फिर से उसी गुलामी और जुल्म के दौर में वापस चले जाएंगे। अगर आप सोचते नहीं हैं और सवाल नहीं पूछते तो आप बस उन लोगों के हाथों में एक कठपुतली हैं जो ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए आज ही सवाल पूछना शुरू करिए। इस किताब में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे
सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।